हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। आज काफ़ी दिनों के बाद, तकरीबन महीने भर के बाद आपके सामने फिर से हाजिर हूं। राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर का एनालिसिस 8 मई 2021। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। बने रहिए सुबह अंत तक। दिस लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर पर बात की जा रही है। ये जो ऑक्सीजन की डिमांड है उसको लेकर के न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। ये तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। राजस्थान जो राज्य सरकार है, यहाँ पर इसकी डिमांड है कि इसको जो सप्लाई है वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बजाय जामनगर से ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए। बिकॉज गुजरात का जो लोकेशन है वो राजस्थान के पास में होता है, तो राजस्थान को ट्रांसपोर्टेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा सूटेबिलिटी है, तो काफ़ी क्लोज हो जाता है डिस्टेंस इससे। तो यहाँ पे ये सारी चर्चाएं चल रही हैं ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर के। पूरी दुनिया, भारत देश के अंदर ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो गई है इस समय पे। तो ये सब कुछ इस न्यूज़ के अंदर कवर किया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पहलू देख लेते हैं इस न्यूज़ के संबंध में हम लोग। तो आपको पता होगा एटमॉस्फेयर के अंदर जो कंपोजिशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वक्त, आपको पता होना। तो नाइट्रोजन 78%, ये आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये। ऑक्सीजन आपसे पूछा जाता है कितना होता है, तो 20.9% है। इसको कहीं कहीं आपको 21% भी देखने को मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं 78 और 21 ये आपका 99 हो जाता है। मेजर पोर्शन यहाँ से आपका कवर होता है इस कॉम्पोजिशन में। इसके अलावा जो 1% है वहाँ पर ये कुछ अदर गैसेज आती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो आता है वो है आर्गन गैस 0.90, यानी कि 1% में भी सबसे ज़्यादा मेजर जो हिस्सा है वो आर्गन का है। इसके बाद फिर आप देख सकते हैं अदर गैसेज हैं, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी हिस्सा है जो कि 0.03% है। तो ये कुछ डेटा हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, आपसे एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं जो कि अहम हो सकती हैं इसके संबंध में। ये कुछ जानकारियाँ आपकी होनी चाहिए कि ऑक्सीजन की अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं भारत के अंदर। तो ऑक्सीजन एक डाई एटॉमिक है, यानी दो एटॉम से मिलकर के बना है ऑक्सीजन। तो डाई एटॉमिक है, टेस्टलेस होता है, यानी कि कोई स्वाद नहीं होता है इसमें, कोई गंध नहीं होती है इसमें, मतलब ऑडरलेस होता है ये, कोई इसमें आपको खुशबू या बदबू नहीं आएगी। कोई रंग नहीं होता है ऑक्सीजन का, तो ये कलरलेस भी होती है। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन आपने लिखा देखा हुआ है, इसे O2 से रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीजन को। इसका एटॉमिक नंबर भी आपको पता होना चाहिए, ये है 8, और इसका एटॉमिक मास है 16। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो हम यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि ग्रीन प्लांट के अंदर देखी जाती है, जिसके थ्रू हम हमारे पर्यावरण में जो भी ऑक्सीजन लेते हैं इसी के थ्रू लेते हैं। जो आपने देखा होगा ऑक्सीजन बनने का जो प्रोसेस है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं सूरज की उपस्थिति में वो यहाँ से CO2 को लेते हैं, और उसके बाद फिर ये प्रोसेस स्टार्ट होता है और पर्यावरण के अंदर ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। यानी कि ऑक्सीजन के प्रोड्यूसर हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स, जो जिसकी डिमांड इसीलिए होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाए जाएं ताकि ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा बनी रहे यहाँ पे, और CO2 को एब्जॉर्ब कर सकें ये पेड़ पौधे। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस काम करती हैं ग्रीन प्लांट, इसीलिए इनकी अहम भूमिका हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर ये सारे के सारे सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। तो ये है नेचुरल प्रोसेस ऑक्सीजन का जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अब जो बात चल रही है ये चल रही है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का लेबोरेटरी के अंदर बनाना, ये बात चल रही है, ये चर्चाएं चल रही हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या है? ये एक प्रकार की मशीन है जो कि ऑक्सीजन का निर्माण करती है। पोर्टेबल मशीन है ये, आप इनको कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये अभी बहुत ज़्यादा विदेशों से आयात किए जा रहे हैं भारत के अंदर। तो ये लेबोरेटरी के थ्रू ऑक्सीजन का यहाँ पर निर्माण होता है। आप देख सकते हैं ये एक डायग्राम बताया गया है, एक पिक्चर बताई गई है। मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ये एक फ्लास्क है, इसके अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड है, और यहाँ पे ये है ड्रॉपिंग फनल। तो ड्रॉपिंग फनल से यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड की ये इसके अंदर ऐड किया जा रहा है, इसको बॉईल किया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ से ये एक नली के थ्रू दूसरे जार में आ गया है ये। अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे वाटर वाला हिस्सा है, और उसके बाद ये ऑक्सीजन का निर्माण है यहाँ पे। तो ये लेबोरेटरी के थ्रू जो ऑक्सीजन बनाई जा रही है ये आपको यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू दर्शाया गया है। तो आपको इसके बारे में कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी इसमें यूज होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का भी इसमें यूज होता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि अहम हो जाती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से। चलते हैं आगे।
ये बात की जा रही है जो नई वेव है, जो थर्ड वेव की बात की जा रही है भारत के अंदर, तो बच्चों पे उसका ज़्यादा प्रभाव देखने की बात की जा रही है कि उसका जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो देखा जाएगा वो बच्चों के ऊपर देखा जाएगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि जो 18 प्लस के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं इस सेकेंड वेव के अंदर। तो यहाँ पे मॉडर्ना, अमेरिका की जो कंपनी है, इसका ये सस्ता देसी टीका लगाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सॉरी, तो अभी ये जो मॉडर्ना है इसका क्लिनिकल ट्रायल बच्चों पे स्टार्ट कर दिया गया भारत के अंदर, और जल्दी ही इसकी जो सफलता जैसे ही देखने को मिलती है भारत के अंदर, इसकी जो एफिकेसी वैसे बताई गई है 96% बताई गई है, जो कि भारत में 2 वैक्सीन है, भारत बायोटेक की है कोवैक्सीन और एक है कोविशील्ड। तो 2 वैक्सीन है भारत में, ये भारत की वैक्सीन है जो कि अभी दी जा रही हैं। जो टीका लगाया जा रहा है भारत के अंदर लोगों को 18 प्लस और 45 प्लस लोगों को, तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन दिया जा रहा है। इसके अलावा स्पुतनिक भी आ गई है। और अब बच्चों के लिए जो तैयारी की जा रही है थर्ड वेव से बचाने के लिए, तो यहाँ पे बात की जा रही है मॉडर्ना वैक्सीन की, जिसको लेकर के अभी क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो गए। यानी कि क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है कि यहाँ पे सैम्पलिंग ली जाती है कि बच्चों के ऊपर इसका क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है, कोई नेगेटिविटी देखने को तो नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार से इसकी पहले सैम्पलिंग की जाती है। ये जब इसमें अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो इसके बाद फिर ये टीका के लिए अलाउ कर दी जाती है। तो ये इसका एक प्रोसेस रहता है। तो अब मॉडर्ना को इसके लिए प्रयोग किया जा रहा है और उसका क्लिनिकल ट्रायल अभी चल रहा है। ये बात की जा रही है वनराज भाटिया साहब की। तो मशहूर संगीतकार जी हैं, इनका निधन हो गया है। कंपोजर थे, बहुत ही अच्छे ये। इनको कुछ अवार्ड्स मिल चुके हैं। पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है इनको। तो नाम याद रखिएगा, वनराज भाटिया मशहूर संगीतकार रह चुके हैं। तो अभी इनका निधन हो गया है मुंबई में। और ये इनकी बात की गई है, एक कृति है तमस, जिसके लिए कि इनको नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कुछ चीज़ें। ये एक न्यूज़ है यहाँ पे, भिखारियों और कैदियों को भी लगाने की बारी है टीके यानी कि। तो यहाँ पे बात की जा रही है जैसे कि भिखारी और कुछ इनके अलावा भी अन्य लोग हैं जिनके पास की कोई ऐसा प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे कि अभी जो आधार कार्ड है उसके बेसिस पे वैक्सीन लगाई जा रही है। तो यहाँ पे सरकार की ऐसी तैयारी है कि इनको भी, ये भी भारत के सिटीजन हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत में रहते हैं, केवल महज ये एक कोई प्रूफ ना होने के कारण इनको वैक्सीन से वंचित रखा जाए। तो ये कह सकते हैं कि राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 जो है भारतीय संविधान का, उसका एक प्रकार से उल्लंघन होगा। क्योंकि जीवन जीने का अधिकार सभी को है, चाहे उसके पास एक डॉक्यूमेंट प्रूफ हो या ना हो। तो इसको लेकर के तैयारी की जा रही है। आप मुझे अपने सुझाव दे सकते हैं कि जो भारत में ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उनको इस प्रकार का जो टीकाकरण है वो कैसे लगाया जाए, इसके लिए क्या प्रैक्टिस अपनाई जा सकती है और क्या टूल अपनाया जा सकता है ताकि इन लोगों को भी अच्छे से टीकाकरण हो सके इन लोगों का। तो आप अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए, मैं उनको देखूंगा कि आपकी क्या इसके ऊपर इसको लेके क्या आपका व्यू रहती है, क्या आप इसके बारे में सोचते हैं। अब बात की जा रही है, ये बात की जा रही है देश के पहले श्वास बैंक यानी कि ब्रीदिंग बैंक जो होता है, ब्रीदिंग बैंक जोधपुर में इसका श्रीगणेश किया गया है। समझ सकते हैं, देश का पहला ब्रीदिंग बैंक है ये, जिसको कि जोधपुर के अंदर स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो ऑक्सीजन बनाने वाली पोर्टेबल मशीन है उसको रेंट पर दिया जाएगा। जैसे कि ब्लड बैंक है, उसी की कॉन्सेप्ट बनाया गया है। श्वास बैंक पहला बैंक बनाया गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जोधपुर के अंदर बनाया गया है, राजस्थान से संबंधित है, तो महत्वपूर्ण हो जाती हैं इस प्रकार की चीज़ें। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बनाने की जो पोर्टेबल मशीन है ये इस बैंक के अंदर होगी, और जिसको भी इसकी ज़रूरत होगी उसको कुछ रेंट लेकर के, एक नॉमिनल रेंट लेकर के वो दिया जाएगा, ताकि जो ऑक्सीजन की डिमांड इतनी ज़्यादा हो रही है उसको पूरा किया जा सके, लोगों को ऑक्सीजन टाइमली मिल सके और लोगों की जान बचाई जा सके। तो ये सब प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकार का बैंक डेवलप किया गया है जोधपुर के अंदर। तो ये एक अच्छी खबर है, अच्छा इनिशिएटिव है। ये बात की गई है दक्षिण एशिया में संकट कई पर त्वरित हल नहीं, यानी कि दक्षिण एशिया में कई सारे संकट हैं पर त्वरित हल उनका कोई नहीं है। तो ये एक एडिटोरियल यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके, जिनको कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया की बात की जा रही है, जिसके अंदर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में यहाँ पे इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएँ की हैं। इसके अलावा जो दक्षिण एशिया में और भी कई सारे देश आते हैं, जैसे कि नेपाल है, भूटान है, ये सारे दक्षिण एशिया वाले देश ही हैं। श्रीलंका हो गया, तो ये दक्षिण एशिया में देश आते हैं कई सारे, और भी देश हैं बड़े बड़े। लेकिन भारत एक मेजर कंट्री दक्षिण एशिया के अंदर, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इस एडिटोरियल में चर्चा की गई है। तो
तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि अभी जो वर्तमान संकट है वो कोरोना का संकट है, जो कि इकोनॉमी और जान माल की हानि काफ़ी ज़्यादा कर रहा है भारत के अंदर। देखें हम, इसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। तो ये कोरोना का एक बड़ा संकट है, अभी मंडरा रहा है, जो कि दक्षिण एशिया में काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है, भारत में देखा जा रहा है। इसके अलावा एक और बात की गई है, जनरल स्कीम ऑफ प्रीफरेंसेस प्लस। तो ये क्या स्कीम है? ये स्कीम ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अपना जो एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्रीज जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो एक्सपोर्ट करते हैं उस पर कुछ ड्यूटी लगती है, तो उस ड्यूटी से इनको कुछ छूट दी जाती है। ये स्कीम के तहत जनरल स्कीम ऑफ प्रीफरेंसेस प्लस, यानी कि भारत अपना एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन कंट्रीज को, यहाँ पे कोई ड्यूटी इनके ऊपर नहीं लगती है यदि इस स्कीम के तहत वो देश को लाया गया है। तो इसको रिव्यू करने की बात की जा रही है। तो ये एक बड़ा संकट है। पाकिस्तान जैसे देश की इसमें जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान जिस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियों इन्वॉल्व रहता है, और इसके अलावा अफ़गानिस्तान है, वहाँ पे तालिबान की समस्या की बात यहाँ पे की गई है कि तालिबान की बहुत बड़ी समस्या है अफ़गानिस्तान के अंदर, यूएसए वहाँ से बाहर निकलना चाहता है। तो ये कुछ चर्चाएं, ये कुछ समस्याएं हैं ये दक्षिण एशियाई देशों में, जिनके समाधान की अभी कोई त्वरित हल नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये कुछ चर्चाएं की गई हैं। तो ये स्कीम जरूर याद रखिएगा, जनरल स्कीम ऑफ प्रीफरेंसेस प्लस। इसका संबंध किससे है मैं बता चुका हूँ। यूरोपियन कंट्रीज़ को जो एक्सपोर्ट किया जाता है वहाँ पे ड्यूटी में कुछ छूट दी जाती है इस स्कीम के तहत। तालिबान की समस्या आप जग जाहिर है, आपको पता ही है कि तालिबान का कितना ज़्यादा बोलबाला है, और तालिबान को पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये बात की जा रही है पाम जुमेरा, ये एक द्वीप है यूएई के अंदर। तो दुनिया वायरस से हलकान है, यानी कि दुनिया वायरस से परेशान है, पर खरीदारों से गुलजार है दुबई का प्रॉपर्टी बाजार। तो ये बात की गई है पाम जुमेरा द्वीप की। ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है फारस की खाड़ी में। तो पाम जुमेरा द्वीप फारस की खाड़ी में स्थित है और यूएई का एक द्वीप है ये। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी शानदार पिक्चर है यहाँ पे, किस प्रकार से ये पट्टियाँ जैसी हैं इस द्वीप के अंदर ये डेवलप की गई हैं। यहाँ पे बड़ा ही सुंदर दृश्य है। फारस की खाड़ी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जल संधि है, उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है इसके बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये बात की जा रही है विशेषज्ञों एजेंसियों का भविष्य में रिकॉर्ड तेजी का दौर जारी रहने का अनुमान है। भारत समेत दुनिया भर में मांग के चलते महंगा हुआ है कॉपर। तो ये बात की गई है कॉपर की। तो कॉपर की सप्लाई ना होने के कारण, प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो उसकी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है पूरी दुनिया के अंदर। तो देख लेते हैं कॉपर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पहलू जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। सबसे पहली बात, कॉपर एक मेटल है, यानी कि ये नॉन मेटल नहीं है। अलॉय का मतलब है कि कॉपर जो है कई सारे धातुओं से मिलकर के बना है, यानी कि मिश्र धातु है। अलॉय का हिंदी में अर्थ होता है। इसको Cu से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि आपको कहीं भी लिखा हुआ दिखेगा Cu, तो इसका मतलब है कॉपर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा कॉपर को एक नाम से जाना जाता है, इसका नाम है रेड ब्रास। कॉपर को रेड ब्रास के नाम से भी जाना जाता है। ये आपसे पूछा सकता है कि रेड ब्रास के नाम से किसको जाना जाता है, तो कॉपर का ही दूसरा नाम है रेड ब्रास। और कॉपर एक अच्छा कंडक्टर भी होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कॉपर एक कंडक्टर है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके थ्रू पास होती है, अच्छी कंडक्टिविटी देता है ये कॉपर। तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, इम्पॉर्टेंट विशेषता है कॉपर की। और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट है कॉपर का, तो वो है मध्य प्रदेश। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉपर कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो ये है मध्य प्रदेश। अब आप मुझे बताइए कि कॉपर के मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कॉपर के मेजर कंपोनेंट कौन से हैं जिनसे मिलकर के कॉपर बनाया जाता है। ये बात की जा रही है समर ओलंपिक्स की। तो समर ओलंपिक्स 2020 में होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको एक्सटेंड कर दिया गया था और 2021 में अब ये होने वाले हैं। तो यहाँ पर इनका विरोध चल रहा है। जापान के अंदर होने वाले हैं ओलंपिक गेम्स। तो टोक्यो जापान की राजधानी है, यहाँ पर ये गेम्स आयोजित होने वाले हैं जुलाई के महीने में 2021 में। लेकिन इनका विरोध चल रहा है कि अभी भी कोविड-19 की लहर काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके चलते इस ओलंपिक गेम को फिर से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ बात चल रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक गेम्स कहाँ होने वाले हैं, कौन से कब एक्सटेंड किए गए हैं, और ये समर ओलंपिक्स हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये बात की जा रही है बायो बबल की। बायो बबल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। आईपीएल के लिए इसी का इस्तेमाल किया गया था बायो बबल का। तो आईपीएल लेकिन
अभी आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया है, पूरा का पूरा जो आईपीएल प्रोग्राम है इसको सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी सारे खिलाड़ी जो हैं आईपीएल में वो कोविड-19 पॉजिटिव मिले हैं, यानी कोरोना वायरस से ग्रसित मिले, जिनको टेस्ट किया गया। तो यहाँ पे बायो बबल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि होता क्या है बायो बबल। तो आप देख सकते हैं ये खिलाड़ी है इस घेरे के अंदर, सर्कल के अंदर, तो ये है बबल। मतलब कि जहाँ पे ये जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं तो इनके लिए एक सर्कल जैसा क्रिएट कर दिया जाता है कि ये इनके लिए एक लिमिटेशन है, जितने भी खिलाड़ी हैं और उससे जुड़े जो भी लोग हैं तो ये इस सर्कल से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ये इनके लिए एक प्रोटोकॉल जैसा सेट कर दिया जाता है कि ये इस सर्कल से बाहर कहीं भी नहीं जाएंगे। नो ट्रैवल, नो फूडिंग, मतलब कि कहीं भी जा कर के आप कोई खाना नहीं खा सकते हो, बाहर जाके ट्रैवल कोई नहीं कर सकते हो, आप किसी से मिल नहीं सकते हो वहाँ पे आप। तो इस प्रकार की चीज़ें बायो बबल के तहत की जाती हैं ताकि ये सारे के सारे लोग इस सर्कल के अंदर ही रहें। मतलब इसका कि कहीं से भी कोई बाहरी एंट्री ना होने पाए इस बबल के अंदर, इस सर्कल के अंदर। तो इसको नाम दिया गया बायो बबल, ताकि कोई भी कोरोना से संक्रमित ना हो पाए। लेकिन फिर भी इस बायो बबल में ये इसको कोरोना वायरस इसको भेद गया, यानी कि इसमें भी इसने एंट्री मार दी, सेंध मार दी बायो बबल के अंदर कोरोना वायरस ने, और काफ़ी सारे खिलाड़ियों को संक्रमित भी कर दिया गया। तो इसके ऊपर सवाल ये निशान उठ रहा है कि किस प्रकार से इतना अच्छा प्रोटोकॉल होने के बावजूद भी लोग, जो खिलाड़ी हमारे, वो कोरोना से संक्रमित हो गए। तो ये बात की जा रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट की बायो बबल है क्या चीज़, क्या होता है बायो बबल। ये बात की गई है तमिलनाडु की। तमिलनाडु में नए सीएम का पदभार संभाल लिया है स्टालिन ने। डीएमके पार्टी से जीत करके आए स्टालिन इस बार, तो पहली बार सीएम बने हैं। तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। आप मुझे बताइए कि वर्तमान में तमिलनाडु में गवर्नर कौन है, उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे श्रद्धांजलि दी गई है। शपथ ग्रहण के बाद पिता को याद किया। यहाँ पे चेन्नई के स्टालिन ने शुक्रवार को शपथ लेने के बाद करुणानिधि, इनके जो पिताजी हैं, उनको यहाँ पर उन्होंने याद किया। करुणानिधि बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं तमिलनाडु के अंदर। तो उनके बेटे हैं के स्टालिन, जो कि अब सीएम बन गए हैं तमिलनाडु राज्य के अंदर। तो मुझे कमेंट में बताइए कि यहाँ पे राज्यपाल का क्या नाम है जो वर्तमान में मौजूद हैं तमिलनाडु के अंदर। ये बात की जा रही है माउंट सिनाबांग। माउंट सिनाबांग ये एक ज्वालामुखी है। ये पहले डोरमेंट ज्वालामुखी हुआ करता था, लेकिन अभी 2013 के बाद से ये एक्टिव ज्वालामुखी हो गया है। इसमें बार बार इरप्शन देखने को मिलता है। तो ये कहाँ पर स्थित है आपको पता होना चाहिए। इंडोनेशिया के अंदर स्थित है, सुमात्रा द्वीप पर। इंडोनेशिया कई सारे द्वीपों का समूह है। इसे बोला जाता है कि तकरीबन 36,000 द्वीपों से मिलकर के इंडोनेशिया जो देश बना है। तो वहाँ पर सुमात्रा एक मेजर द्वीप है, बड़ा द्वीप है। वहाँ पर माउंट सिनाबंग एक ज्वालामुखी है जो कि एक्टिव ज्वालामुखी है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी कहाँ पर है। तो यहाँ पे अभी धुआं दिखा है, यानी कुछ इरप्शन हुआ है इस ज्वालामुखी के अंदर। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये बताया भी गया है कि यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, यानी कि माउंट सिनाबंग जो है वो रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। यानी कि जो सुमात्रा है कहीं ना कहीं वो उस लोकेशन पे जहाँ पे कि रिंग ऑफ फायर आती है, यानी कि ऐसा सर्कल है रिंग ऑफ फायर का। ये जो सर्कल है, ये बताया जाता है कि इस सर्कल के आसपास ये जो एरियाज़ हैं, इनमें सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक, सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं। तो इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। इस प्रकार का ये सर्कल है रिंग ऑफ फायर। तो कभी डिस्कशन होगा तो आपको बताऊंगा कि कौन कौन से देश मेजर इसके अंदर आते हैं, कौन कौन से महाद्वीप इसके अंदर आते हैं रिंग ऑफ फायर के अंदर। फिलहाल आप समझिए कि एशिया महाद्वीप ज़रूर आता है, क्योंकि इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप का ही पार्ट है। तो रिंग ऑफ फायर भी इंपॉर्टेंट एक टर्म है जो कि आपको पता होना चाहिए। ये बात की जा रही है उद्धव सरकार के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मराठा रिजर्वेशन के लिए जो प्रयास किए गए थे तो उसको खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वहाँ पे हवाला दिया गया है। इंपॉर्टेंट केस है इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद 1992 का। उसमें कहा गया था कि 50% से ऊपर आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ये बात की गई थी इंदिरा साहनी वाद में। तो आपको पता होना चाहिए इस बात के मामले में कि कब हुआ था। ये बात 1992 में हुआ था। 50% की एक लिमिट की बात की गई थी इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में। तो इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अब आरक्षण देने की बात यहाँ पे खारिज कर दी है मराठा समाज को। तो उससे थोड़े से नाराज़ हैं यहाँ के सीएम जो उद्धव ठाकरे साहब हैं महाराष्ट्र के, क्योंकि उन्होंने अपनी जनता के लिए, वहाँ के लोगों के लिए इस प्रकार का जो प्रोविज़न है आरक्षण का, उसके लिए मांग की थी, उसके लिए प्रयास किए थे। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी खारिज कर दिया है
तो इसके बारे में कुछ आइडिया आपको होना चाहिए। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और जो भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उनके जवाब ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।